Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher. Today I am going to teach you English of standard 6th. As we have seen in the last video, we have learned about the fox and the wild boar. Now we are going to move ahead. But before, let's see what's the name of the topic is. The name of the topic is A Letter from Hingoli. 1.4 A Letter from Hingoli. Now everybody know what a letter is. एक पत्र कहाँ से? हिंगोली से. अब ये हिंगोली कहाँ पर है बच्चों? ये हिंगोली हमारे महाराष्ट्र में ही है और एक जिला है. It's a district from our Maharashtra. Hingoli was not a district previously. It was a part of another district, but now it is a separate district. From May 1st, 1999, it was declared as a new district in Maharashtra, that is Hingoli. So now let's see the letter. Who has written this letter, to whom he has written the letter, and what he has written exactly in this letter. किसने लिखा है, किसको लिखा है और एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा है. हिंगोली. A letter from Hingoli. Let's see. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हिंगोली एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में. जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन नजर आ रहा है वो है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट. परभनी, यवतमाल और नांदेड़ के बराबर बीचों बीच में आता है ये डिस्ट्रिक्ट हिंगोली, जो कि औरंगाबाद डिवीजन में है. देयर आर मेनी डिविजन्स इन महाराष्ट्र, जैसे नासिक डिवीजन, नॉर्थ महाराष्ट्र डिवीजन, कोंकण डिवीजन, मुंबई डिवीजन, औरंगाबाद डिवीजन, नागपुर डिवीजन. वैसे औरंगाबाद डिवीजन में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है. लेट्स सी अहेड. और ये जो पत्र लिखा गया है, ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में जो एक तालुका है बिलोली, उसमें एक गांव है सागरोली. वहां पर कोई रह रहा है, उसको ये पत्र लिखा गया है. तो चलो आइए देखते हैं. हिंगोली, 9th June 2015. My dear Sanju Mama, I have reached Hingoli. How wonderful were the days we spent at Sagroli. Unforgettable moments. This summer vacation has added so many colorful memories to my life. Sanju Mama, I really miss Sagroli. So जैसे कि आप ये पैराग्राफ पढ़ के जान चुके होंगे कि पत्र कौन लिख रहा है. पत्र लिखने वाले हमारे लेखक अपने मामा जी को पत्र लिख रहे हैं और मामा जी का नाम है संजू. 9 जून 2015 को यह पत्र लिखा गया है. हिंगोली से लिखा गया है सागरोली को. सागरोली में हमारे जो राइटर है उनके मामा श्री रहते हैं, संजू मामा, और वो ये कह रहे हैं कि हम हिंगोली पहुंच चुके हैं. आई हैव रीच्ड हिंगोली. हाउ वंडरफुल वर द डेज वी स्पेंट एट सागरोली. कितने बेहतरीन दिन थे जो हमने सागरोली में बिताए. अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स. अनफॉरगेटेबल मतलब जो कभी ना भूल सके ऐसे कुछ क्षण थे. क्षण मतलब मोमेंट्स. दिस समर वेकेशन हैज एडेड सो मेनी कलरफुल मेमोरीज. इस गर्मी की छुट्टियों में, समर वेकेशन, हमारे मेमोरीज में, हमारी यादों में बहुत सारे रंगीन यादें जुड़ चुकी हैं. जो हमारे आज तक की यादें थी उसमें इस गर्मी की छुट्टियों की रंगीन यादें भी जुड़ गई हैं. अब हमारी जिंदगी में ये समर वेकेशन हम तो नहीं भूलने वाले. संजू मामा, आई रियली मिस सागरोली. जैसे हम बच्चों छुट्टियों लगने के बाद हर कोई अपने मामा के गांव जाता है या अपने दादा दादी के गांव जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो 6th स्टैंडर्ड का एक लड़का है जो अपने मामा को और मामा के गांव सागरोली को बहुत मिस कर रहा था, और इसीलिए हिंगोली पहुंचते ही, समर वेकेशन खत्म होते ही
वो अपने घर चला गया जहाँ से वो पत्र लिख रहा है, यानी हिंगोली से, और वो ये कहना चाह रहा है अपने मामा को, शुक्रिया अदा करना चाह रहा है कि समर वेकेशन आज तक का सबसे बेस्ट समर वेकेशन था। सागरोली को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद फिर एक बार सागरोली जरूर आ सकूं। देखते हैं अगले पैराग्राफ में राइटर क्या लिख रहे हैं। At Sagroli, I enjoyed swimming in the Manjra River, playing with Tejas and Avdut on its banks, and going on long walks through the Balaghat hills, riding a buffalo on the way back home. I felt like the king of Sagroli. अब सागरोली में उन्होंने, जो राइटर है, उन्होंने क्या क्या मजे किए जरा देखेंगे। I enjoyed swimming in the Manjra River. अब हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है सागरोली के पास, जहां से मांजरा रिवर बहती है, और ये मांजरा रिवर के बैंक्स पर, बैंक यानी उसके तट पर या किनारे पर जो खेलने का मजा आता था, उस मजे के बारे में जो राइटर है वो हमें कहना चाह रहे हैं। अब तेजस और अवधूत, ये दोनों बच्चों का उन्होंने नाम लिया है, और ये तेजस और अवधूत मामा के लड़के, संजू मामा के लड़के, इनके साथ हमारे राइटर खेला करते थे मांजरा रिवर के किनारे पर, वहां पर स्विम किया करते थे। एंड गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स थ्रू द बालाघाट हिल्स। अब जैसे कि बहुत से हमारे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स हो या स्टेट्स हो, वहां पर पहाड़ होते हैं, लाइक एवरीवेयर मोस्टली रेंजेस होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस। तो वैसे ही हिंगोली में बालाघाट हिल्स है, जहां पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और उनमें से गुजरता है एक घाट वाला रास्ता, आपको पता होगा। तो उस घाट का नाम है बालाघाट, और इसीलिए उन हिल्स को नाम दिया गया है बालाघाट हिल्स। तो वहां पर लॉन्ग वॉक करने के लिए ये सारे बच्चे जाते थे बालाघाट हिल्स पर, और वहां से घर लौटते वक्त राइडिंग अ बफेलो ऑन द वे बैक होम। भैंस जो होती थी उसके ऊपर गुड़, जैसे हम घोड़े की सवारी करते हैं, वैसे भैंस के पीठ पर बैठकर हम लोग घर आया करते थे। और उस समय भैंस की पीठ पर बैठकर हमें ऐसा लग रहा था कि मैं सागरोली का राजा हूं, आई एम द किंग ऑफ सागरोली। जैसे कि पहले के महाराजा कैसे हाथी या घोड़े पर बैठ के आते थे बड़ी शान से, तो वैसे ही लेखक जो है ये सोच रहे हैं कि हम बफेलो पर बैठ के जा रहे हैं और हम पूरे सागरोली के क्या है, राजा है। फिर से एक बार देखिए जरा। एट सागरोली आई एंजॉयड स्विमिंग इन द मांजरा रिवर। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर्स में जरूर पूछा जाएगा कि वो किस रिवर में स्विम करने जाते थे। मांजरा रिवर। और उनके साथ कौन से और दो बच्चे थे, तेजस एंड अवधूत। एंड वो कहाँ लॉन्ग वॉक करने के लिए कहाँ जाते थे? लॉन्ग वॉक्स करने के लिए वो बालाघाट हिल्स पर जाते थे। और आते वक्त घर आते समय वो किस पर राइड करके आते थे? दे राइड ऑन बफेलो ऑन द वे बैक होम। एंड लेखक को कैसी फीलिंग आती थी? राजा वाली फीलिंग आती थी। आई फेल्ट लाइक द किंग ऑफ सागरोली। So let's see some images कि कैसे उन्होंने मजे किए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दिस इज द मांजरा रिवर, जहां पर बच्चे खेल रहे हैं नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर। स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू स्विम, प्ले। शंख जो होते हैं, शेल, उसके साथ बच्चे खेलते हैं और फिर स्विमिंग करने के लिए मजा आता है, जिनको स्विमिंग आता है। तो ऐसे बहुत से मजे वो कर रहे थे मांजरा रिवर के किनारे पर। और ये रहे बालाघाट हिल्स, यहाँ पर वो घूमने चले जाते थे। कुछ ऐसे ही पहाड़ है और ऐसे ही रास्ते हैं घाट के, जहाँ जो आपको नजर आ रहे होंगे। सो यहाँ पर वो लॉन्ग वॉक करने के लिए जाते थे और वहां से लौटते वक्त बफेलो पे बैठ के मानो कि हम सागरोली के क्या है, राजा हैं। इस तरह से उन्होंने समर वेकेशन फुल एंजॉय किया है। बस ये रही खेलने कूदने की बातें, अब और भी है जो उन्होंने पत्र में लिखा है। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दे आर ऑल स्विमिंग एंड प्लेइंग इन द मांजरा रिवर। नाउ लेट्स सी अहेड
what they were doing more at Sagroli. That lunch, wow! Amras with kurdai, papaya and kanda bhaji. Meera Mami is a great cook, master chef. Ajji's Shrikhand Vadi is incomparable. How I enjoyed reading the bound volumes of Kishore, Champak and Kumar in Kaka Azoba's library. I am looking forward to my visit to Sagroli next year. Now, that lunch, अब यहाँ पर खाने पीने के बारे में और कुछ किताबों के बारे में भी बताया गया है, बच्चों ध्यान से सुनो। That lunch, wow! अब वो लंच यानी एक दोपहर के खाने के का जिक्र कर रहे हैं, आमरस और कुरडई। तो कुरडई बच्चों एक महाराष्ट्रियन फूड आइटम है जो जलेबी की तरह ऐसे गोल 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 और बड़े होते हैं जिनको तला जाता है। और आमरस के साथ पापड़ा, पापड़ा यानी पूरी, पूरी को मराठी में पापड़ा कहा जाता है। और कांदा भजी यानी प्याज की जो भजिया, प्याज के जो पकोड़े होते हैं उन्हें मराठी में कांदा भजी कहा जाता है। तो ये सारे फूड आइटम्स थे जो सबसे ज्यादा पसंद आए थे हमारे राइटर को। और मीरा मामी जो संजू मामा की वाइफ है, मीरा मामी को उन्होंने ग्रेट कुक और मास्टर शेफ से कंपेयर किया है। मतलब उनके हाथों का कोई जवाब नहीं, वो खाना बड़ा अप्रतिम और लजीज और लाजवाब बनाती है। अज्जी, अज्जी का मतलब होता है दादी। तो दादी ने जो श्रीखंड वड़ी बनाई है, श्रीखंड वड़ी भी एक फूड आइटम है जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, स्पेशली मराठवाड़ा रीजन्स में। जैसे कि आपको पता है कि हिंगोली मराठवाड़ा रीजन में ही आता है। तो अज्जी श्रीखंड वड़ी इज इनकम्पेरेबल। हाउ आई एंजॉयड रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर, चंपक एंड कुमार इन काका आजोबाज लाइब्रेरी। अब बाउंड वॉल्यूम्स मतलब क्या होता है? वॉल्यूम्स यानी किताबों का संग्रह, बहुत बड़े बड़े संग्रह। जैसे कि किताब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में बटे जाते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां होती है। तो वैसे ही किशोर, चंपक और कुमार ये सारे जो कहानियों की किताबें थी वो काका आजोबा। अब काका आजोबा मीन्स व्हाट? एक जो हमारे फादर के जो ब्रदर होते जिसे हम उन्हें काका कहते, चाचा कहते, और आजोबा मतलब हमारे दादाजी। तो उनकी जो लाइब्रेरी थी वहां पर हमें बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिली। दोपहर के वक्त जब हम बाहर खेलने के लिए नहीं जाते थे तब हम ये सब कहानियों की किताबें पढ़ते थे। तो बच्चों, ये चंपक और कुमार, ये किशोर, ये बहुत फेमस कहानियों की बुक्स हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो या मराठी हो। और वहां पर उन स्टोरी बुक्स को पढ़ के बहुत ही अच्छा फील होता है। और आखिरी में हमारे राइटर ये कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई विजिट टू सागरोली नेक्स्ट ईयर। मैं बहुत पॉजिटिवली ये सोच रहा हूँ कि मैं अगले साल जरूर सागरोली फिर से आऊंगा। तो एक बार फिर से रीड करते हैं बच्चों ये पैराग्राफ। दैट लंच, वाओ! आमरस विद कुरडई, पापड़िया एंड कांदा भजी। Meera Mami is a great cook, a master chef. Ajji Shrikhand Vadi is incomparable. How I enjoyed reading the bound volumes of Kishore, Champak and Kumar in Kaka Azoba's library. I am looking forward to my visit to Sagroli next year. तो आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। बिफोर दैट मैं आपको कुछ तस्वीरें बताना चाहूंगा। ये है आमरस और कुरडई राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में प्याज के पकोड़े जो आपको पता है जिसे कांदा भजी कहते हैं। हमारे मुंबई में बहुत फेमस डिश है कांदा भजी। और ऑल ओवर महाराष्ट्र या ऑल ओवर इंडिया भी कह सकते हो आमरस। ये तो सबको ही पता है कि आम का रस स्पेशली समर वेकेशन में आता है, समर सीजन में, और वो बहुत बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। उसके बाद आमरस पूरी और ये श्रीखंड, श्रीखंड को सबको पता है, आमरस पूरी भी सबको पता है। These are some food items which are very famous in Maharashtra, especially in Marathwada region। और यहाँ पे आपको मैंने श्रीखंड पता है, श्रीखंड वड़ी इसी को फ्रीज करके बनाई जाती है। और पूरी और रस आपको पता है, इसी को पापड़े कहा जाता है। जो पूरी है यहाँ पे उसी को पापड़े भी कहा जाता है। और ये देखो मैंने आपको बताया श्रीखंड वड़ी, जिसको श्रीखंड को फ्रीज करके उसके छोटे छोटे स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल टाइप टुकड़े किए जाते हैं बर्फी की तरह,
और उसे श्रीखंड वड़ी कहा जाता है। और जो मैंने आपको लाइब्रेरी बताया, यहाँ पे सारे बाउंड वॉल्यूम्स है, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं सेम स्टोरी के 4, 5, 6 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। जैसे आप मार्वल एवेंजर्स के मूवीज देखते हो, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, उसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे होता है। आयरन मैन 1, आयरन मैन 2, आयरन मैन 3। तो ये सारे कॉमिक्स ही थे ना बच्चों, कॉमिक्स के ऊपर से ये सारे पिक्चर बने। तो उसी तरह से चंपक, कुमार, ये सारे जो लेखक है, जो प्रकाशक है, पब्लिशर, उनके ये सारी किताबें थी और बहुत सारे वॉल्यूम्स थे, बहुत सारे पार्ट्स थे और वो सारे पढ़ पढ़ के आराम से दोपहर का टाइम पास हो जाता था। ये रही कुछ चंपक की किताबें, जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक बुक में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए ये स्टोरी बुक्स हैं। और चंपक एक राइटर और पब्लिशर है, उस बुक का नाम है, उस कंपनी का नाम है चंपक। द लास्ट। गिव माय रिगार्ड्स टू आजी आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी, and love and best wishes to Tejas and Avdut. Yours lovingly, Raman. P.S. I am sending 2 postal stamps for Tejas and a matchbox cover for Avdut for their collections. मतलब पत्र जो होता है उसमें हम शुरुआत में पहले अपनी बात करते हैं, पहले पुरानी बात करते हैं, फिर अपनी बात करते हैं, उसके बाद हम विदा लेते हैं, हम उन्हें रिगार्ड्स देते हैं और पत्र को समाप्त करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ समाप्ति में आप देख सकते हैं, गिव माई रिगार्ड्स टू आजी आजोबा, मतलब जो नाना नानी है उनको मेरा प्रणाम कहना, उनको मेरा प्यार देना। और संजू मामा का जो भाई है राजू मामा, और राजू मामा की जो पत्नी है शैला मामी, और संजू मामा की पत्नी मीरा मामी, इन सबको प्यार और बेस्ट विशेष तेजस और अवधूत को दे। तो तेजस और अवधूत ये शायद दोनों मामा के अपने एक एक बेटे होंगे। योर्स लविंगली रमन। तो हमारे राइटर हैं, उनका नाम क्या है? रमन। अब मामा के गांव गए हैं तो मतलब रमन कौन हो गया? राजू मामा और संजू मामा की बहन का बेटा हो गया। तो जैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर साल हर छुट्टियों में गांव जाते हैं, तो पहले अपने गांव भी जाते हैं, पापा का जो गांव होता है, उसके बाद मम्मी का जो गांव यानी मामा का जो गांव होता है वहां पर भी जाते हैं। और आपको ये बात भी पता होगी कि हमारे पापा के गांव से ज्यादा हमारे मामा के गांव में, हमारी मम्मी के गांव में हमारे ज्यादा लाड प्यार होते हैं, वहां पर हम ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। तो इस तरह से लास्ट में समाप्त करते हुए रमन ने ये कहा कि गिव माय रिगार्ड्स टू आजी आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी, एंड लव एंड बेस्ट विशेष टू तेजस एंड अवधूत। योर्स लविंगली, रमन। नाउ PS मीन्स एक अलग से नोट करके दिया हुआ है नीचे कि मैं 2 पोस्टल स्टैम्प तेजस के लिए और एक मैच बॉक्स कवर अवधूत के लिए भेज रहा हूँ कलेक्शंस के लिए। अब कलेक्शन मतलब क्या? किसी किसी की हॉबी होती है सिक्के जमा करना पुराने वाले, या पोस्टल स्टैम्प जमा करना, या फिर 5 के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के जो गोल्डन वाले, या 10 रुपए के सिक्के वो जो गोल्डन और सिल्वर वाले, या फिर कोई भी ऐसी हॉबी होती है जो उन्हें जमा करते हैं। जैसे बस के टिकट कोई जमा कर लेता है, कोई ट्रेन के टिकट जमा करता है, किसी किसी की हॉबीज होती है वो कलेक्ट करते हैं। तो उसी कलेक्शंस में अवधूत को मैच बॉक्स, अलग अलग प्रकार के मैच बॉक्स कलेक्ट करने की आदत थी और तेजस को पोस्टल स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत थी। तो वैसे कुछ 2-4 उनके पास यानी रमन के पास पड़े हुए थे। तो इस पत्र के साथ साथ एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वो तेजस और अवधूत के लिए 2 पोस्टल स्टैम्प और एक मैच बॉक्स कवर भेज रहे थे। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि रमन ने किस प्रकार अपने आभार व्यक्त करते हुए और जो भी वो मिस कर रहा है सागरोली को, उन सारी चीजों को लेटर्स में, शब्दों में इस पत्र के द्वारा बयां कर रहा है। और इसी तरह से हम ये देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि लेटर जो, ये सब मोबाइल पे भी बातें हो सकती थी या टीवी पे भी, अपना वीडियो कॉल पे भी हो सकती थी, लेकिन पत्र लिखने का मजा कुछ और ही होता है।
क्योंकि पहले ज़माने में जब मोबाइल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप ऐसी सब सारी चीज़ें नहीं थी, ईमेल, कंप्यूटर वगैरह, तो पत्र के ही व्यवहार बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। और इसीलिए पत्र लिखना उसका प्रॉपर कैसा आराखड़ा कैसे होता है, पहले एड्रेस, नाम वगैरह कैसे लिखा जाता है, उसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो भी समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताना चाहता हूं। लेटर इज एड्रेस टू, बिगिन विथ, लास्ट लाइन्स साइन ऑफ विथ। अब मैं आपको लेटर्स बता रहा हूं किसको लिखना है, तो आपको किससे बिगिन करना है, लास्ट में क्या होना चाहिए और साइन ऑफ यानी समाप्ति कैसे करना चाहिए। अब किमाया अपने पापा को अगर लेटर लिख रही है तो कैसे लिखेंगी शुरुआत में, डियरेस्ट डैडी, लास्ट में लव एंड वार्म रिगार्ड्स, और साइन ऑफ नीचे जो साइन ऑफ करते हैं हम कि आपका प्रिय, वैसे ही यहाँ पर साइन ऑफ में क्या लिखा जाएगा, योर लविंग डॉटर। अब किमाया का छोटा भाई, समझो किमाया के छोटे भाई का नाम होगा बिट्टू, तो मैं कैसे लिखूंगा शुरुआत में, माय डियर बिट्टू। उसके बाद आखिरी लाइंस में क्या लिखेंगे हम, टेक केयर यानी अपनी तबीयत का ख्याल रखो। और उसके बाद में साइन ऑफ कैसे करेंगे, योर वन एंड ओनली सिस्टर, या फिर अगर आप अकेली सिस्टर नहीं हो, कि मैं अकेली सिस्टर नहीं होती, वो बड़ी सिस्टर है, तो वो ऐसे लिख सकती थी, योर एल्डर सिस्टर। तो यू आर वन एंड ओनली सिस्टर, ये भी चलेगा। अब किमाया अपनी अगर दोस्त को लिख रही है पत्र, तो कैसे लिखेंगी, चलो मान लो कि उसकी दोस्त का नाम है मीता, तो हाय मीता ऐसे करके लिख सकती है, या माय डियर मीता ऐसे करके भी लिख सकती है। तो आखिरी लाइन में वो लिख सकती है, सी यू सून, और साइन ऑफ करेंगी योर्स, सिर्फ योर्स फ्रेंड या फिर योर लविंग फ्रेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। अब किमाया's बॉस, समझो मान के चलो कि किमाया की बॉस एक मैडम है, तो वो डियर, माय डियर, हाय ऐसे कुछ नहीं लिखेंगी, या तो सिर्फ मैडम लिखेंगी या रेस्पेक्टेड मैडम लिखेंगी। उसके बाद में वो एंड कैसे करेंगी, सी यू सून, टेक केयर, रिगार्ड्स ऐसे नहीं, इनफॉर्मल नेम। अब बॉस के साथ व्यवहार कैसा होता है, फॉर्मल व्यवहार होता है, तो वहां पर थैंक यू, नॉट मेंशन ऐसे ही लिखा जाता है, थैंक यू, और लास्ट में योर्स फेथफुली या योर ओबीडियंटली भी लिखा जा सकता है। द मैनेजर ऑफ अर बैंक, अब उसकी बैंक का जो मैनेजर है तो कैसे लिखा जाएगा, ये भी एक फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र हो गया। अब औपचारिक पत्र में शुरुआत में कैसे लिखेंगे, टू द मैनेजर बैंक ऑफ पीपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो बैंक का नाम है, और उसके बाद में रिगार्ड्स लिखेंगे, और योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं। अब आखिरी जो है मिसेस बेंद्रे, जो कि उसी कॉलोनी में रहती है यानी हमारे पड़ोसी हो गए, तो हम वहां पर अनौपचारिक तौर पे भी पत्र लिख सकते हैं, जैसे कि डियर मिसेस बेंद्रे, लॉट्स ऑफ लव, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली, या फिर योर ओबीडियंटली, एनीथिंग। तो इस तरह से बच्चों आप किसको पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक तौर पर लिख रहे हैं, अनौपचारिक तौर पर लिख रहे हैं, उस हिसाब से आपके जो बिगिनिंग लाइंस है, लास्ट लाइंस है, और साइन ऑफ का जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, ये सारे उसमें बदलाव करने जरूरी होते हैं। औपचारिक पत्र की भाषा बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र की भाषा आपके दिल की बातें होती है। अनौपचारिक में आपके दिल में जो भी है वो आप लिख सकते हो, और औपचारिक पत्र में केवल पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना होता है, क्योंकि औपचारिक पत्र लंबे चौड़े नहीं होते। औपचारिक पत्र शॉर्टकट में होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट यानी विषय लिखा जाता है कि आपको दिक्कत क्या है, उसके बाद में उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होता है, दैट्स इट। इसीलिए बच्चों औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ये जो दो प्रकार के पत्र है, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। फॉर्मल को औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल को अनौपचारिक पत्र। तो ये दोनों लेटर्स दो टाइप के लेटर्स है, जिसको समझना और लिखना बहुत ही जरूरी और आसान भी है। तो बच्चों अब हम एक और एक्टिविटी देखेंगे, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स तो जानते हो, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हो तो स्टैंडर्ड 1 अगर आप हो, जैसे कि आप स्टैंडर्ड 6 में हो, तो आप कैसे कहोगे कि मैं 6th स्टैंडर्ड में हूं।
मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ। तो जो नंबर्स के बाद में ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में जो नंबर वर्ड्स लिखे जाते हैं जैसे कि TH, ND, वो वैसे नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि 1 का ऑर्डिनल नंबर क्या हो गया? फर्स्ट, उसका स्पेलिंग FIRST, फर्स्ट। 2 का ऑर्डिनल नंबर क्या हो गया? सेकेंड, SECOND, सेकेंड। 3 का ऑर्डिनल नंबर क्या हो गया? थर्ड, THIRD, थर्ड। 4 का ऑर्डिनल नंबर क्या हो गया? फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। 5 का ऑर्डिनल नंबर क्या हो गया? फिफ्थ, FIFTH। बहुत से बच्चे 4 के आगे TH लगा दिया तो फोर्थ हो गया, वैसे 5 के आगे भी TH लगाएंगे तो 5th हो जाएगा। तो 5th नहीं होता है, 5th होता है, FIFTH। यहां पर स्पेलिंग चेंज हो जाती है। अब देख सकते हैं आप 6 बन जाता है सिक्स्थ, यहाँ पे भी सिर्फ TH ऐड करना है। 7 भी हो जाता है सेवेंथ, यहाँ पे भी सिर्फ TH ऐड करना है। अब 8 के स्पेलिंग में लास्ट में T है तो यहाँ पे सिर्फ H ऐड करना है। 8, 9 के स्पेलिंग में E हटा के TH ऐड करना है, 9th। और 10 के स्पेलिंग में फिर से सिर्फ TH ऐड करना है। तो बच्चों ये स्पेलिंग थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेलिंग्स पे दोहरा रहा हूँ। जैसे कि 6th, SIXTH, 7, 7th, SEVENTH, 8, 8th, EIGHTH, 9, 9th, NINTH, 10, 10th, TENTH। तो इस तरह से हमने सारे ऑर्डिनल नंबर देख लिए बच्चों। एक और आखिरी नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा। 11, 11th, 12, 12th, 13, 13th, 14, 14th, 15, 15th, 20, 20th। अब 16, 17, 18, 19 का तो वही सेम नंबर होगा, सिर्फ आखिरी में TH है इसलिए नहीं दिया है। 16, 16th, 17, 17th, 18, 18th, 19, 19th। 20 का स्पेलिंग चेंज होता है क्योंकि आखिरी में Y आता है तो वहां पर हम I और E लिखेंगे। 20th। 100 का स्पेल कैसे लिखेंगे? 100th, TH लगाना है। तो इस तरह से ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स हमने देख लिए, जो कि एक्टिविटी थी हमारे चैप्टर के साथ साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको लेटर फ्रॉम हिंगोली ये जो चैप्टर है 1.4 आपको समझ आया होगा कि किस तरह से जो हमारे रमन है वो अपने मामी को पत्र लिखते हैं जो कि सागरोली में रहते हैं, और रमन जो कि हिंगोली से वो पत्र लिख रहे हैं। इस तरह से उन्होंने समर वेकेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया कि उन्होंने कैसे कैसे मजा किए, कैसे कैसे खेल खेले, और किस तरह से वो आज भी सागरोली को मिस कर रहे हैं और अगले समर वेकेशन में जाने की पूरी आशा रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.